हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। बिहार में मैट्रिक की परीक्षा के नतीजे यानी कि मैट्रिक की परीक्षा के रिजल्ट आज जारी हो सकते हैं। दरअसल बिहार बोर्ड मैट्रिक के टॉपर्स का वेरिफिकेशन हो रहा है। वेरिफिकेशन के बाद परीक्षा के नतीजे किसी भी समय जारी हो सकते हैं। बिहार बोर्ड जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने में लगा है, इसीलिए उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे आज या फिर कल जारी किए जा सकते हैं। अभी इस महामारी में हर कोई परेशान है, खासकर गरीब मजदूरी करने वाले लोग कुछ ज्यादा ही परेशान हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। खासकर बिहार जैसे गरीब राज्य जहां देश की सबसे ज्यादा लोग गरीबी रेखा में जी रहे हों, इस संकट की घड़ी में बिहार सरकार को चाहिए कि गरीबों की मदद करे, कोई भूखा नहीं रहे। हालांकि सरकार भी कहती है कि राज्य के कोई भी लोग भूखा नहीं रहेगा, लेकिन बिहार सरकार के कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है, क्योंकि अभी लोगों के पास काम धंधा सब बंद पड़े हैं और इसी बीच बिहार सरकार लोगों से बिजली बिल वसूल रहे हैं। गरीबों पर कुदरत और फितरत दोनों तरफ से मार पड़ रहे हैं, मगर सरकार को इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। सरकार को बस अपना राजस्व चाहिए, गरीबों की कोई चिंता नहीं है। भागलपुर समेत मुंगेर, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल के संक्रमण मरीजों के इलाज में इस्तेमाल हो रही मलेरिया की हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा बेहद प्रभावकारी साबित हो रही है। इन जिलों से आए 63 पॉजिटिव और 349 संदिग्ध मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टर्स, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जब ये दवा दी गई तो आश्चर्यजनक परिणाम आए। इससे न केवल इन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि हुई, बल्कि इस दवा के सेवन से मरीजों में कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ है और मरीज भी स्वस्थ हो रहे हैं। राजद ने लॉकडाउन के बीच चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जूम एप्लीकेशन के माध्यम से सोमवार को पार्टी के जिला अध्यक्षों से बात की। पार्टी नेताओं ने जिला अध्यक्षों को बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों की परेशानी पर ध्यान देने का निर्देश दिया है। साथ ही बूथ कमेटी बनाने की प्रगति की भी समीक्षा की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिला अध्यक्षों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में बाहर से आ रहे मजदूरों की परेशानी दूर करने में कोई भी कसर नहीं छोड़े। जहां भी उन्हें बस या फिर ट्रेन से उतारा जाता है वहां उनके स्वागत में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपस्थिति रहें, साथ ही उनका उत्साह बढ़ाने का प्रयास करें। काफी संकट लेकर ये मजदूर अपने घर पहुंच रहे हैं, ऐसे में उनका मनोबल न गिरे, इस पर ध्यान रखें। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज से बिहार को कैसे फायदा मिलेगा, इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश के साथ साथ कई विभाग के सचिवों को एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने बैठक में ये समझाने की कोशिश की है कि इस राहत पैकेज से बिहार को क्या कुछ लाभ होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि हर हिंदुस्तानी की थाली में बिहार का अपना एक व्यंजन हो, यह हमारा सपना है। मखाना ही एक ऐसा प्रोडक्ट है बिहार का जो इसे पूरा कर सकता है। इससे कृषि रोड मैप में निर्धारित लक्ष्य पूरा हो सके, इसके लिए काम करने की जरूरत बताई है। बिहार के बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन सेंटर में सुविधा देने का दावा लॉक कर लिया जाए, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकार के तमाम दावे हवाई साबित हो रहे हैं। ऐसा ही एक अजीबोगरीब लापरवाही बिहार के छपरा में सामने आई है, जहां अधिकारियों ने एक क्वारंटाइन सेंटर में मजदूरों को चादर की बजाय कफन का कपड़ा सौंप दिया। इसके बाद सेंटर में हंगामा होने लगा। दरअसल छपरा में अधिकारियों ने जीते जी मजदूरों को कफन का कपड़ा दे दिया। हंगामा बढ़ने पर जब एक न्यूज चैनल ने छपरा के डीएम से बात की तो उन्होंने इस पूरे मामले की जांच का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों को अच्छा चादर दिया जाएगा और अगर कफन कपड़ा दिया गया है तो उस कफन को वापस लिया जाएगा। पुराने दौर में बुजुर्ग कहते थे कि सोने और चांदी बुरे वक्त में काम आते हैं, इसलिए अच्छे वक्त में इसे जोड़ कर रखना चाहिए। बुजुर्ग की ये सीखे हम तक पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरीके से पहुंची है। गरीब के घर में आपको सोना या चांदी मिले या ना मिले, लेकिन गाय, भैंस, बकरी और मुर्गियां जरूर मिल जाएगी, क्योंकि यही इनका अनमोल धन होता है और महामारी ने इसे सच साबित कर दिया है। क्योंकि बिहार के बेतिया के रहने वाले विभोर दास, रमेश यादव और लाल बाबू के लिए उनकी गाय, भैंस और बकरियां किसी सोने से कम साबित नहीं हुई है। क्योंकि संक्रमण के मुश्किल दौर में तीनों अगर अपने घर लौट पा रहे हैं तो इन्हीं गाय, भैंस के बदौलत। दरअसल इनके पास उत्तराखंड से बिहार अपने घर लौटने भर का पैसा नहीं था, लिहाजा बच्चों की घर वापसी के लिए इनके घर वालों ने अपना सबसे अनमोल धन गाय, भैंस और बकरियां ही बेच डाली। इसके बाद उनकी घर वापसी के लिए पैसा भिजवाया और घर वापस आ पाया।
प्रवासी मजदूरों की हालत आम के पेड़ से गिरे तो खजूर के पेड़ पर जा लटके जैसी हो गई है। समय के हमारे प्रवासियों को परेशानी कम होते नहीं दिखाई दे रही है। अधिकारी भी उनके प्रति अब उदासीन रवैया अपनाने लगे हैं। कुछ ऐसा ही हाजीपुर जिला के दाऊदपुर में देखने को मिल रहा है। दाऊदपुर निवासी एक व्यक्ति दिल्ली में अपने पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहकर मजदूरी करता था। लॉकडाउन से परेशानी बढ़ी तो वह दिल्ली से बाल बच्चों को लेकर पैदल चल पड़ा। आगे जाने पर अन्य लोगों के साथ वह एक ट्रक से हाजीपुर पहुंचा। हाजीपुर से किसी तरीके से ऑटो लेकर दाऊदपुर अपने घर पहुंचा, लेकिन परिजन और आसपास के लोगों ने उसे घर में प्रवेश करने नहीं दिया। लास्ट में अंत में थक हार कर खाली खेत में रहने लगे। क्वारंटाइन सेंटर में ले जाने की बात बीडीओ, सीओ और शाहपुर थाना अध्यक्ष को फोन की गई। इसके बावजूद किसी ने संज्ञान नहीं लिया। इन सभी को दियारा में मकई के खेत में बने झोपड़ी में ले जाकर रखा गया, जिससे लोगों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। देशव्यापी लॉकडाउन के बीच बिहार में राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव को सामने रखते हुए महागठबंधन के नेताओं ने इसकी शुरुआत की है, जिससे हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी, रालोसपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी शामिल हुए। लेकिन बंद कमरे में चली इन नेताओं ने बैठक की जानकारी न तो आरजेडी को दी और न ही कांग्रेस के किसी नेता को। इस बैठक में आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को बुलाया तक के नहीं गया, जिससे यह पता चलता है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और आगे विधानसभा चुनाव है। वीआईपी, हम और रालोसपा एक अलग गठबंधन बनाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में फिर से जोरदार बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बना तूफान अम्फान अगले 48 घंटे में बिहार में अपना रंग दिखाएगा। इस बार भी मानसून से पहले इस तरीके से हालात बन रहे हैं। पिछली बार भी मानसून के आगमन के ठीक पहले बंगाल की खाड़ी में तूफान बना था, उसने ओडिशा में तबाही मचाई थी। इस बार भी तूफान बेहद मजबूत है। आने वाले 2-3 दिनों में राजधानी पटना में हवा की रफ्तार में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे पर जाने की संभावना बन रही है। इससे गरज और आंधी के साथ बारिश होगी। बिहार में तूफान का असर 20 मई को देखने को मिलेगा। ओडिशा से झारखंड होते हुए और बंगाल से पश्चिम बंगाल होते हुए तूफान बिहार पहुंचेगा। इससे प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना बन रही है। पटना सहित प्रदेश के मध्य और उत्तरी इलाकों में भी इसका असर दिखेगा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने आखिरकार अपने चहेते आकाश यादव को पार्टी के स्टूडेंट विंग का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने ऐलान करते हुए कहा कि अब पार्टी के छात्र राजद की कमान आकाश संभालेंगे। तेज प्रताप यादव ने अपने सरकारी आवास पर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष को माला पहनाकर उन्हें पार्टी का मनोनीत लेटर भी सौंप दिया है। आपको बता दूं कि ये वही आकाश यादव है जिन्हें छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए तेज प्रताप यादव लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे। जगदानंद सिंह के विरोध के कारण तेज प्रताप यादव को इस फैसले को लेने में इतनी देरी हुई, लेकिन अंदर खाने में जो खबर है कि लालू प्रसाद यादव की मध्यस्थता के बाद जगदानंद सिंह इस फैसले के लिए राजी हुए हैं। देश भर में संक्रमण के नए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़त देखी जा रही है। अब देश भर में कुल मरीजों की संख्या 1 लाख को पार कर गई है। हर दिन महाराष्ट्र और गुजरात से बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच बिहार ने हर किसी की चिंता बढ़ा दी है। हर दिन यहाँ हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। संक्रमण टेस्ट के आंकड़े बताते हैं कि इनमें से बड़ी संख्या में मजदूर संक्रमण के साथ बिहार पहुंच रहे हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये आंकड़ा हैरान करने वाला है। 18 मई तक बिहार में प्रवासी मजदूरों के 8337 सैंपल लिए गए हैं। इनमें से करीब 8% लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि देश में टेस्ट के हिसाब से पॉजिटिव मरीजों की संख्या दर 4% है। बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम में 2-2 रुपये प्रति लीटर बढ़ेगी। जी हां, बिहार कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संक्रमण के संकट में सरकारी खजानों को स्थिर रखने के लिए बिहार सरकार ने यह फैसला किया है। अब पेट्रोल पर 26% यानी कि 16 रुपये 65 पैसा और डीजल पर 19% यानी कि 12 रुपये 33 पैसा प्रति लीटर वैट वसूला जाएगा, जिससे बिहार में आम लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा और पेट्रोल में 2 रुपया प्रति लीटर पर बढ़ोतरी की गई है। संक्रमण के संकट का असर अब बिहार सरकार के वित्तीय व्यवस्था पर देखने को मिल रहा है। बिहार सरकार को लगातार इस संकट में नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगभग सभी विभागों की राजस्व वसूली को देखा जाए तो पिछले साल की तुलना में लगभग इस साल 80% कम उगाही हो गई है। जी हां, हालांकि बिहार सरकार के मुताबिक इस घाटे को केंद्र दास और पीएम के विशेष पैकेज की योजना से पटा जाएगा।
बिहार में भाजपा के एक नेता को तबलीगी जमात की प्रमुख मौलाना साद की चर्चा करना महंगा पड़ गया और उन्हें उठक बैठक करनी पड़ी। इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि नालंदा जिले के सारे थाना क्षेत्र के हर गांव में भाजपा के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के पूर्व जिला महामंत्री अरविंद कुमार ठाकुर निजामुद्दीन तबलीगी मरकज के मुखिया मौलाना साद की चर्चा कर रहे थे। तभी मौलाना साद की आलोचना से गुस्साए कुछ लोगों ने नेता की दुकान में घुसकर उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद लोगों ने पंचायत में शिकायत भी कर दी। जानकारी के अनुसार इसके बाद स्थानीय मुखिया ने उठक बैठक करने का फरमान सुना दिया। लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया भर में कई तरीके से प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोगों से रमजान के दौरान भी नमाज घरों में पढ़ने को कहा गया है। ऐसे में सऊदी अरब के मुफ्ती आजम का कहना है कि ईद की नमाज घर पर अदा की जा सकती है। अरब न्यूज एजेंसी के साथ एक साक्षरता कार्ड में सऊदी अरब के मुफ्ती आजम और सऊदी साइंटिफिक्स एंड रिसर्च काउंसिलिंग के प्रमुख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा है कि सामान्य परिस्थितियां और वर्तमान वैश्विक महामारी में घर पर ईद की नमाज अदा करना मुनासिब काम है। लॉकडाउन 4.0 में देश के नई गाइडलाइंस की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अभी स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान को बंद रखने की बात कही गई है। हालांकि इस बीच कुछ राज्यों ने फैसला किया है कि वे स्कूलों को खोलेंगे। इस दौरान टीचर्स और प्रशासनिक स्टाफ को काम करने के लिए आना होगा। हालांकि केंद्र सरकार स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। इस योजना के तहत सप्ताह में 6 दिन क्लासेस चलाने का ऑड इवन तरीके से छात्रों को पढ़ाने और सुबह शाम की सेफ्टी किए जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल लॉकडाउन 4.0 के तहत अभी तो स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला किया गया है। लेकिन माना जा रहा है कि 31 मई को लॉकडाउन के चौथे चरण का खत्म होने के बाद जून मध्य से यानी कि जून के बीच से 15 जून से सभी एहतियाती उपाय अपनाने के बाद स्कूलों को खोल दिया जाएगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस है, तो कैसा लगा आपको आज का न्यूज़ जरूरत ना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।